विषय मराठी, कक्षा 10वी, माध्यम उर्दू. आपल्या पुस्तकेत 8 क्रमांकाचा पाठ म्हणजे कविता. नाव आहे सायंकाळची शोभा. लेखक आहे भा रा तांबे. उर्दूमध्ये म्हणतात शाम का मंजर या शाम की खूबसूरती. इंग्लिश में ब्यूटी ऑफ द इवनिंग. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमच्या मराठीच्या या तासात हार्दिक स्वागत आहे. आणि आपण आज ही कविता सायंकाळची शोभा ही कविता शिकणार आहोत आणि तिला वाचणार पण आहोत. तर सुरू करतात. मी सर्वात प्रथम वाचून घेतो, तुम्ही ऐकून घ्या आणि नंतर तुम्ही वाचा. पिवळे तांबूस ऊन कोवडे पसरे चौफेर, ओढा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर. झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी. हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे. सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे, रंग किती वर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे. अशी अचल फुलपाखरे फुले साडीस जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाडण्यात झुलती. झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती, हिरे माणके पाचू फुटुनी पंखची गरगरती. पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा. ही मी कविता वाचलो आहोत. मैंने एक कविता पढ़ा हूँ. अभी आप लोग इसको जो है रिपीट करेंगे और हर शब्द को किस तरह पढ़ना है उसका ध्यान रखेंगे. जिस समय मुश्किल हुई उसको वीडियो को फिर बैक जाकर पॉज करके उसको ध्यान से देखेंगे और फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. इसके बाद मैं कुछ सवालात लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड पर. हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं. प्यारे बच्चों, यहाँ पर फळ्यावर तुम्हाला काही 5 प्रश्न दिसत आहेत. या 5 प्रश्नांची तुम्हाला उत्तरे द्यायची आहेत. हे बघा, पहिला प्रश्न आहे, ऊनचा रंग कसा आहे. ऊन म्हणजे तुम्ही बघितला पाठामध्ये, ऊन म्हणजे सूर्याचा उजेड, सूर्याची किरणे. दुसरा प्रश्न आहे, ऊन कुठे पसरलेली आहेत. तिसरा प्रश्न, चौथा आणि पाचवा तुम्ही वाचा, नंतर मी वाचून दाखवतो. तिसरा आहे, झाडांनी डोक्यावर काय घातले आहेत. चौथा प्रश्न, कितिकांचे रंग कोणकोणते आहेत. पाचवा, सोन्याचा गोळा म्हणजे काय. हे 5 प्रश्न आहे. हे 5 प्रश्नांचे उत्तर तुम्हाला द्यायचे आहे. फक्त द्यायचे म्हणजे लिहून घ्यायचे आणि आपल्या टीचरकडून चेक करायचे. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, उन्हाचा रंग कसा. कसा म्हणजे कैसा. उन्हाचा रंग पिवळा तांबूस आहे. ऊन कुठे पसरलेली आहेत. ऊन चौफेर पसरलेली आहे. झाडांनी डोक्यावर काय घातले आहे. उन्होंने सिर पे क्या पहना हुआ है. झाडांनी डोक्यावर सोनेरी मुकुट
ताज घातले आहेत. कितीकांचे रंग मखमली, सोनेरी, रुपेरी आहेत. ये उसका उत्तर है, जवाब है. सोन्याचा गोळा म्हणजे काय? सोने का गोला यानी क्या? सवाल का मतलब ये है, जवाब ये है उत्तर, सोन्याचा गोळा म्हणजे सूर्य होय. ही प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला लिहून आपल्या शिक्षकांकडून चेक करवायचे आहे. इस सबक का अगला हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं. तो देखेंगे 10वीच्या पुस्तकेतील हा भाग 2 चा पहिला पाठ आणि पुस्तकात 8व्या क्रमांकाच्या सायंकाळची शोभा ही कविता आहे. तर आता आपण या कवितेचा अर्थ बघणार आहोत. तर तुम्ही तुमची पुस्तक घेऊन, पाठ्यपुस्तक घेऊन जे शब्द मी वाचणार आहे त्या शब्दाला अंडरलाईन करून त्याचबरोबर उर्दू भाषेत किंवा हिंदी भाषेत तुम्ही अर्थ लिहिणार आहोत. तर एक पेन्सिल आणि पुस्तक घेऊन बसा. तर सुरू करावा. पहिली लाईन, पहिली ओळी आहे, पिवळे तांबूस ऊन कोवळे, पिवळे तांबूस ऊन कोवड़े. पिवड़े तांबूस, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पीला, इतना पीला कि तांबे की तरह, तांबे की जो धात होती है. ऊन कोवड़े, ऊन यानी सूरज की रोशनी, धूप. कोवड़े यानी कि मुलायम, बहुत ज़्यादा मुलायम. उस वक्त में धूप होती है शाम के वक्त में. जैसे हम अगर गर्मी के मौसम में देखें तो 5:30-6 बजे पसरे चौफेर, पसरे यानी फैल जाती है, चौफेर चारों तरफ जो है शाम की धूप फैली हुई है, जिसका रंग बिल्कुल एकदम पीला नज़र आ रहा है. इसका मराठी में अगर हम सोचें तो इस तरह होगा कि संध्याकाळच्या वेळी, सायकाळ को संध्याकाळ भी कहते हैं, संध्याकाळच्या वेळी पिवळ्या रंगाची ऊन सर्वत्र पसरलेली दिसते आहे. गावात किंवा शहरात ओढा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर. ओढा यानी कि नाला जो होता है या छोटी नदी, नेई मतलब ले जाए, सोने वाटे सोने की तरह नज़र आने वाले रास्ते. वाटे का मीनिंग 2 होता है. इसमें कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए जिनके 2 मीनिंग होते हैं. एक वाटे होता है बांटना और एक होता है रास्ते. सोने वाटे, सोने के रास्ते. नदी का जो पानी बह रहा है, अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हों तो हमें वो ऐसे नज़र आएगा जैसे वो सूरज की रोशनी की वजह से सोने के रंग का पीला पीला रास्ता बना हुआ है. सोने वाटे वाहुनिया दूर, बहाकर दूर ले जाती है. ये ले जाती है. ओढ़ा यानी नाली जो है, वो जो नदी है, उस सुनहरी रास्ते को बहाकर दूर ले जाती है, या वो सोना जो है तकसीम करते करते वे दूर ले जाती है. झाडांनी किती, ओढ़ा का मीनिंग आप लोग लिखेंगे इसको अंडरलाइन करके. छोटी नदी. वाटे का 2 मीनिंग है, बांटना और रास्ते. वाहुन या बहाकर. तांबूस यानी तांबे की तरह पीला. ऊन यानी धूप. कवड़े यानी के मुलायम. झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी. पेड़ों ने कितने मुकुट पहन लिए. मुकुट यानी ताज. घातले पहने, डोकीस डोका सिर. सोनेरी, सुनहरे रंग के ताज पहन लिए हैं पेड़ों ने, यानी पेड़ों के ऊपरी हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो सुनहरी नजर, ऐसा लग रहा है इन्होंने मुकुट पहना है. झाडांच्या वरच्या भागावर संध्याकाळच्या वेळी सूर्याची किरणे पडत आहेत. त्यामुळे बघणाऱ्याला असा वाटतो
की झाडाने मुकुट घातलेला आहे. कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी. कुरण का मतलब होता है फसल या घास, दोनों भी लिख सकते हैं आप लोग. कुरणावर शेतात पसरला, शेत यानी कि खेत, पसरला फैल गया, गुलाल चौफेरी. जैसे गुलाल होता है कोई भी बाजे वगैरह में, देखा होगा आपने बैंड बाजे में उसको फेंकते हैं लाल रंग. तो लेखक कह रहा है कवि कि घास और जो फसल है हरी हरी, उस पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुलाल को फेंक दिया है. शेताच्या कुरणावर कोणीतरी गुलाल फेकून दिलेला आहे असा लेखकाला वाटतो, असा कवीला वाटतो. नंतर हिरवे हिरवेगार शेत हे सुंदर साडीचे. हिरवे हिरवेगार शेत कसे दिसत आहेत, हिरवे हिरवेगार. सुंदर साडीचे, साडीचे म्हणजे तांदूळचे शेत, चावल के खेत जो होते हैं उसको कहते हैं साड़ीचे. ये चावल के जो खेत, उसकी जो धान है वो बहुत खूबसूरत उसकी वजह से नज़र आ रही है. झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे. झोके घेते, झूला लेती है. जिस तरह से झूला लेते हैं वो, हवा चलती है तो वो जो धानें होती है, भुट्टा जिसको कहते हैं हम, वो चावल का भुट्टा इस तरह से हवा में हिलता है. चहूकडे हिरवे गालीचे, ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ किसी ने हरे रंग का गालीचा बिछा दिया है, कालीन बिछा दिया है. जो कालीन होता है मखमली, वो किसी ने बिछा दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है, असं कवी सांगतो. सोनेरी मखमली रुपेरी पंख कितिकांचे. यानी कितिकांचे के मीनिंग दो है, कितनों के, और जो उड़ने वाले पतंगे उनको भी कितिकांचे बोलते हैं. उनके रंग, उनके पंख कैसे हैं, सोनेरी सुनहरी, मखमली, रुपेरी, और ये तीन रंग उनके नाम दिए हुए. कितिकांचे पंखांचे रंग जे आहे सोनेरी आहे, मखमली आहे आणि रुपेरी आहे, अलग अलग रूप के. रंग कितीवर तरे तरेचे इंद्रधनुष्याचे. रंग किती वर, ऊपर देखेंगे कितने रंग है तरह तरह के. इंद्रधनुष्य, इंद्रधनुष यानी रेनबो जो होती है धनक, उसमें भी कितने अच्छे खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं. ये शाम के मंज़र का इस तरह से जिक्र किया है कवि ने. आगे देखते हैं हम लोग. अशी अचल फुलपाखरे. फुलपाखरे का मतलब होता है तितलियाँ. अचल यानी एक जगह ठहरती नहीं है. अशी अचल फुलपाखरे फुले 40 जणू फुलती. 40 धान पर जो होती है चावल के खेत पर, जब फूल बैठे हैं, फुलपाखरे यानी कि तितलियाँ जब बैठी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस पर फूल खिले हुए हैं रंग बिरंगी. जणू फुलती, जणू यानी कि ऐसा लगता है. फुलपाखरे फुले, साड़ीवर झोपली जणू. साड़ीवर यानी चावल की धान पर सोई हुई है तितलियाँ. जणू यानी ऐसा लगता है कि पाळण्यात झूलती, पाळण्यात झूले में झूल रही है. वो ऊपर बैठ गई है उस धान पर और हवा से हिल रही है, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे पालने में, झूले में बैठी हुई है. झुडकन सुडकन इकडून तिकडे किती दुसरी उड़ती. झुडकन सुडकन का मीनिंग होता है, झुडकन सुडकन ये परिंदों के फड़फड़ाने को कहा जाता है. झुडकन सुडकन इकडून तिकडे, फड़फड़ाते हैं तितलियाँ. इकडून तिकडे, यहाँ से उधर, इधर फिर उधर, पेड़ की डाली से इस डाली, इस डाली से त्या फांदीतून क्या फांदी, या फांदीतून त्या फांदी. किती दुसरी उड़ती, कितनी सारी इस तरह से चिड़ियाएँ और छोटे छोटे परिंदे उड़ रहे हैं. त्याला बघून असे वाटतो, उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि हिरे माणके पाचू फुटुनी. हीरे, माणक, पाचू, ये आपको शायद मालूम होगा, ये मोतियों के नाम होते हैं. लाल नीला जो पत्थर होते हैं जिनको अंगूठी में भी लगाया जाता है,
त्याला अंगठीत बसवले जाते. हिरे माणके, हिरे माणक पाचू फुटुनी पंखची गरगरती. त्यांच्या पंखांना बघून असे वाटतो की हिरे माणक पाचू इकडे कोणीतरी फेकून दिलेला आहे. किसी ने यहाँ पर पेड़ पर फेंक दिया, उछाल दिया है. पहा पाखरे चरोनी होती. पहा पाखरे, देखो चिड़ियाएं, पाखर चिड़िया. चरोनी होती झाड़ावर गोड़ा, चारों तरफ से पेड़ पर गोला हो रही है, जमा हो रही है. गोड़ा होने, जमा होना. चरोनी होती, चारों तरफ से पेड़ पर चिड़िया क्यों जमा हो रही है? का पाखरे चारों बाजूंनी झाडावर गोळा होत आहेत. का बरं? क्यों जमा हो रही है? कारण संध्याकाळ झालेली आहे आणि त्या पाखरे आपल्या घरावर, आपल्या खोप्यावर परत आलेली आहे. कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा. कुठे बुडाला, कहाँ डूब गया? पलीकडील, उस पार, तो सोन्याचा गोळा. म्हणजे लेखक, कवी असं म्हणतो आहे की विचारतोय तो प्रश्न, कुठे बुडाला तो सोन्याचा गोळा, म्हणजे सूर्य कुठे गेला? मावळतीला तो व्यस्त झाला. सूर्य अस्त झाला. काय म्हणतात आपल्याला? आपण त्याला सूर्य अस्त झाला आहे, मावळतीला गेला आहे. तर हा प्रश्न कवी आपल्याला विचारतो आहे. अभी शाम के वक्त में जो सूरज नज़र आ रहा था, जिस सूरज की वजह से खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था, वो कुछ ही देर में, पल भर ही में जो है डूब गया और सारा मंज़र आंखों से गायब हो गया. पेड़ों पर परिंदों की चहचहाट शुरू हो गई. सारे परिंदे अपने घोंसलों में लौट आए और इस तरह शाम का मंज़र ख़त्म हुआ. अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर सवाल जवाब देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला सायंकाळची शोभा या कवितेचे प्रश्न उत्तर बघायचं आहे आणि तुम्हाला आपल्या वहीत लिहायचं आहे. आपको अपनी नोटबुक में ये सारे सवाल जवाब लिखना है. सर्वात पहिला प्रश्न, आकृत्या पूर्ण करा. 2 आकृतियाँ दिए हुए हैं, 2 यहाँ पर. बीच में दिया है, कवि ने वर्णन केलेली उन्हाची वैशिष्ट्य है. शाम की जो धूप थी, उन्हा, वैशिष्ट्य है, सिफत, क्या खासियत थी उसके अंदर. तो इस कविता की पहली लाइन पर है 2 शेर. पहले शेर में पिवड़े तांबूस कोवड़े, ये इसके उत्तर लिखना है. दूसरी है, आपको लिखने के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं आराम से. दूसरी आकृति है, इसमें बीच में दिया है, कवी ने वर्णन केलेली फुलपाखरांच्या पंखांची वैशिष्ट्य है. फुलपाखर, तितलियों के पंखों की क्या खासियत थी? 3 दिया है वहाँ पर. सोनेरी, मखमली, रुपेरी. सोनेरी, मखमली, रुपेरी. दूसरा प्रश्न, इंद्रधनुष्य हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. ऐसा प्रश्न तैयार करो जिसका जवाब इंद्रधनुष्य हो. यानी यहाँ पर जवाब दिया हुआ है, अपने को प्रश्न तैयार करना है. तो देखिए यहाँ पर प्रश्न तैयार किया हुआ है ऑलरेडी. तरह तऱ्हेचे रंग धरणारी कोण. तरह तऱ्हेचे रंग धरणारी कोण? इंद्रधनुष्य. ये उसका जवाब आएगा. अब इसके बाद जोड़ियाँ लगाना है. यहाँ पर ओड़ी दिए हुई है, किताब की लाइन, और उसके अंदर अर्थ दिया हुआ है. तो कौन सी जोड़ी का अर्थ कौन सा सही है? पहला है, ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर. अब इसका अर्थ हम देखते हैं यहाँ पर. ओढ़ा नेई, जो नदी के टेढ़े मेढ़े रास्ते में सुनहरी रंग का
पानी जो होता है वो बहकर दूर ले जाता है। अब इसका पहला अर्थ देखते, कुरणावर शेतात, फसल पर गुलाल रंग फैला हुआ है, ये भी उसका मीनिंग नहीं है। दूसरा देखते हैं, फुलपाखरांचे सुंदर, इसमें तितलियों का जिक्र है, ये भी नहीं है। तीसरा, ओढ्यातील वाहने वाहते सोनेरी पाणी म्हणजे जणू सोने, ये है। ओढातील पानी, वाहते पानी, तो हमने यहाँ पे देखा तीसरे के सामने मैंने अ लिखा है, यानी कि ये अ। दूसरा, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी, ये देखिए यहाँ पर कुरणावर शेतात पसरलेला गुलाबी रंग, इसलिए आ लिखा है यहाँ पर। तीसरे का जवाब आएगा, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे, साडीचे शेते म्हणजे झोके घेणारे जणू हिरवे गालीचे। हवा से जो हिलने वाले होते हैं, हिरवे हरे रंग के गालीचे, सब्जी, तो ये ई इसके सामने मैंने लिखा। इसका जवाब है, एक के सामने आ आएगा, दूसरे के सामने बड़ा ई, ये वाला। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, बल्कि अ के सामने इसका जो जवाब है वो लिखना है। अ के सामने वाला जवाब कौन सा है, ये तीसरा है, तो अ के सामने आपको तीसरा लिखना है। आ के सामने आपको पहला लिखना है। छोटा ई के सामने आपको ये चौथा वाला लिखना है, और बड़ा ई वाले के सामने आपको दूसरा वाला लिखना है। इस तरह से आपको जवाब लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है की कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा। यमक यानी जिस तरह उर्दू में काफिया होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, उस तरह एक जैसी आवाज़ वाले शब्द। तो ये हमको कविता में से ढूंढ कर लिखना है। सायंकाळची शोभा इस कविता में अगर हम देखें तो बहुत सारे अल्फाज है। सोनेरी, चौफेरी, ये एक जोड़ी है। उसके बाद झुलती, फुलती, देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, सोनेरी, चौफेरी, साड़ीचे, गालीचे, फुलती, झुलती, यानी हम आवाज़ अल्फाज। अगला प्रश्न है, कवितेच्या आधारे खालील चौकटी पूर्ण करा। ये चौकट पूर्ण करना है। सोनेरी मुकुट घालणारी कोण, झाड़े, सुनहरी रंग का ताज पहनने वाले, झाड़। साड़ीवर झोपणारी, चावल के खेत पर सोने वाले फुलपाखरे, सोन्याचा गोळा म्हणजे सूर्य। इसके बाद जो प्रश्न है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। खालील परिच्छेद वाचा, विराम चिन्हांचा योग्य वापर करून परिच्छेद पुन्हा लिहा। विराम चिन्हांचा वापर करना है इसके अंदर, उसका इस्तेमाल करना है, और फिर परिच्छेद को फिर से लिखना है। विराम चिन्ह किसको कहते हैं? सवालिया निशान होता है, प्रश्न चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, कॉमा होता है, अर्धवाक्य वाला। तो इस तरह ये जो चिन्ह होते हैं, ये अलामतें, ये हमको इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो हम देखेंगे इसका जवाब। आवडले का तुला जेवण, यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। देखिए यहाँ छोटा सा लगाया है मैंने। सागरला आई म्हणाली, आवडले का तुला जेवण, सागरला आई म्हणाली, यहाँ पर स्टॉप होगा। सागर म्हणाला, आवडले ना, खूब आवडले। इसका जवाब देखिए, लिख कर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आवडले का तुला जेवण, सवाल निशान, सागर आई म्हणाली, सागरची आई म्हणाली, सागर म्हणाले, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप, फिर यहाँ कॉमा, सागर म्हणाले, आवडले ना, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, खूपच चविष्ट जेवण होते आजचे के बाद फुल स्टॉप, हा साऱ्या भाज्या सुरेख झाल्या होत्या, फुल स्टॉप, बटाट्याची भाजी तर छानच। जिस अल्फाज को हम थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, छान, बहुत अच्छी थी, तो उस पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। शेवयाची खीर
चटनी, कोशिम्बीर, इनके दरमियान जो है कॉमा लगा हुआ है। आमटी, सारे छान, छान के बाद फुल स्टॉप। आई, तुझ्या हाताला तर वेगळीच चव आहे, तेरे हाथ में तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा है। आई के बाद जो एक्सलेमेटरी मार्क लगा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से उसका उत्तर लिखना है। इस सवाल के बाद किताब में देखेंगे अगर हम, तो स्वमत के सवाल हैं पेज नंबर 23 पर। लेकिन अभी इस साल से जितनी भी नज़में हैं, कविता, उन कविताओं में अब स्वमत का सवाल नहीं आएगा। इसलिए इसकी जगह पर हम तशरीह लिखते हैं। तशरीह को कहते हैं भावार्थ। तो वो हम अब इसके बाद वाले सवालात में देखेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये सवाल है, आमच्या पुढे असलेला प्रश्न आहे, खाली दिलेल्या ओळीत अनुप्रास अलंकार शोधून लिहा। अनुप्रास अलंकार म्हणजे असा अक्षर किंवा शब्द जो या ओळींमध्ये रिपीट झालेला आहे, वारंवार येत आहे। अगर हम उर्दू में कहें तो एक ही लाइन या दो लाइन में बार बार रिपीट होने वाला हुर्फ, एक अक्षर या एक लफ्ज़। जैसे मिसाल के तौर पर, हिरवे हिरवे गार शेत हे सुंदर साडीचे, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे। अब देखिए, हिरवे हिरवे और यहाँ भी हिरवे, ये तीन जगह ये हिरवे इस्तेमाल हुआ है। तो ये हिरवे यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके अलावा चे, देखिए यहाँ पर एक चे आया है, यहाँ एक चे आया है। पूरा इसलिए नहीं, ये डी है, ये ली है, ये अलग अलग। तो हम यहाँ पर हिरवे भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर इस तरह लिखा है, उत्तर अनुप्रास अलंकार ही, चे, ये दो मिले हैं। इसके बाद हम देखेंगे भावार्थ, तशरीह वाला सवालात। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 है, स्वमत उसको कट किया हुआ है, भावार्थ यानी तशरीह। अर्थ भी लिख सकते हैं, भावार्थ भी। प्रश्न आहे, खाली दिलेल्या ओळींचे तुम्हाला समजलेले अर्थ लिहा। समजलेले अर्थ। अब यहाँ पे पहली ओळी दी हुई है, यानी किताब का ये शायद पहला ही शेर है, पिवळे तांबूस ऊन कोवडे पसरे चौफेर, ओढ़ा नेई सोने वाटे वाहुनिया दूर। अब इसका हमको समझा हुआ अर्थ लिखना है। तो अब अक्सर मैंने आपको पहले बताया था कि जो बड़े जवाबात होते हैं, भावार्थ लीजिए या स्वमत, तो एक सबक के तमाम जवाबात मिले जुले होते हैं, यानी इनकी स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआत, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने पहला जवाब लिखा है, या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे कि, मुझे ऐसा समझा है कि। ये अगर आप लोग लिखते हैं तो एक लाइन तो आपकी इसी में चली गई, यानी एक लाइन का जवाब आपका हो गया। इसलिए ये जुमला आपको याद रखना है, या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की। संध्याकाळच्या वेळी, ये सायंकाळ यानी संध्याकाळ होता है, इसी के बारे में नज़म है। सायंकाळच्या वेळी दिसणारे सुंदर दृश्याची वर्णन केली आहे। लेखकाने, कवि ने काय केली आहे, जो शाम के वक्त खूबसूरत सुंदर दृश्य नज़र आता है, मंजर, उसको वजाहत की है। जेव्हा सूर्य अस्ताला जातो, जब सूरज डूबने के करीब होता है, मावळतीला जाण्यापूर्वी, डूबने से पहले, मावळती यानी सूरज का डूबना, त्याच्या कोवडी कोमल ऊन, उसकी कौली मुलायम धूप जो होती है, चार ही बाजूला पसरलेली असते। ये कहा गया इसमें, देखिए, पिवळे तांबूस ऊन कोवड़े पसरे चौफेर, चारों तरफ फैली हुई है, पसरी हुई है, पसरलेली असते। ही ऊन तांबूस म्हणजे पिवळी दिसते, कैसी नज़र आती है, पीली नज़र आती है। नदीच्या पाण्यात
ही ऊन सोन्याच्या वाटेसारखी दिसते. ऐसा लगता है कि सोने से बना हुआ रास्ता है जो नदीच्या प्रवाहाबरोबर दूर वाहून जाते, जो नदी के बहने के साथ साथ दूर बहकर चली जाती है। इस तरह हमने ये जवाब लिखा है। आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इसमें अपना ख्याल होता है, चाहे हम उसको हाँ के अंदाज़ में लिखें या ना के अंदाज़ में लिखें, अच्छा कहें या बुरा कहें, उसका उस पर मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इसमें जुमले सही बनने चाहिए। दूसरा देखेंगे यहाँ पर, झाडांनी किती मुकुट घातले डोकीस सोनेरी, कुरणावर शेतात पसरला गुलाल चौफेरी। इसका अर्थ लिखना है हमको। तो हम देखिए वहीं रिपीट किया हमने पहले वाला। या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा सूर्य मावळतीला जातो त्याची सुंदर कोमल आणि सोनेरी किरणे झाडांच्या वरील भागावर पड़तात, पेड़ों के ऊपर के भाग पर वो धूप पड़ती है, त्यामुळे झाडाची वरील पाने, पेड़ के ऊपर के जो पत्ते होते हैं, सोनेरी रंगात रंगून जातात, सुनहरी रंग में रंग जाते हैं। बघणाऱ्यांना असे वाटतो, देखने वालों को ऐसा लगता है, बघणाऱ्यांना असे वाटतो की झाडाने राजासारखा मुकुट आपल्या डोक्यावर घातलेला आहे। उसको ऐसा लगता है कि देखने वाले को कि पेड़ों ने अपने सिर पे राजा की तरह से एक ताज पहन रखा है। जो जवाब की शुरुआत जो है वो सेम पहले सवाल की तरह ही है। दूसरा प्रश्न तीसरा है, अशी फुलपाखरे फुले 40 जणू फुलती, साडीवर झोपली जणू का पाडण्यात झुलती। ये मेरे ख्याल से 5वां शेर है इस नज़म का। अब इसका उत्तर देखेंगे। या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा सूर्य मावळतीला जातो, सर्व फुलपाखरे साडीवर म्हणजे तांदूळाच्या धानावर बसून जातात। सारे जो तितलियाँ होती है वो चावल के साड़ी यानी चावल के धान पर बैठ जाती है। रंग बिरंगी पंख बघून, उनके रंग बिरंगी पंख देखकर ऐसा भास होतो, ऐसा महसूस होता है कि जणू काही सुंदर फुले, कि जैसे कुछ सुंदर फूल खिल गए हैं, तसेच फुललेली आहेत। तसेच जेव्हा वारा येतो, हवा चलती है, तांदूळाची पीक झोके घेतो, उसकी जो फसल होती है वो हवा में झूलने लगती है। बघून असे वाटतो, ऐसा लगता है कि फुलपाखरे पाळण्यात झोपलेली आहे। पाळण्यात यानी कि झूले में सोई हुई है और झूला ले रही है। चौथा प्रश्न है, पहा पाखरे चरोनी होती झाडावर गोळा, कुठे बुडाला पलीकडील तो सोन्याचा गोळा। ये गोळा जो है, गोला, इसके 2 मीनिंग होते हैं। सबक के आखिरी में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इस नज़म में कितने अल्फाज हैं जिसके एक लफ्ज़ के 3 या 2 मायने हैं। तो जवाब देखेंगे। या ओळींचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की संध्याकाळच्या वेळी जेव्हा सूर्य अस्ताला जातो, सर्व पक्षी, सारे पंछी जो होते हैं, आणि पाखरे आपापल्या मतलब अपने अपने खोप्याला परत जातात, अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, आणि झाडांवर गर्दी करतात, पेड़ों पर उनकी भीड़ हो जाती है। या दृश्याच्या लेखकाने, इस मंजर का लेखक ने उल्लेख केला आहे, जिक्र केला आहे। त्यानंतर काही वेळातच सूर्यास्त होतो, उसके बाद कुछ ही देर में सूरज डूब जाता है। सोन्याचा गोळा म्हणजे सूर्य कुठेतरी गायब होतो, और अचानक अंधेरा होते ही सूरज पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आणि तो सुंदर दृश्य
आणि तो सुंदर दृश्य सोनेरी रंगाच्या अंधारात हरवला जातो, अंधेरे में गुम हो जाता है। ये थे हमारे भावार्थ तशरीह के सवालात। अब हम जो है कुछ दूसरा नॉलेज देखते हैं। आखिरी में बारी आती है शब्दार्थ की, अल्फाज मायने। सबसे पहला है तांबूस, तांबे सारखे पिवळे, यानी तांबे की तरह पीला। उसके बाद दूसरा है कुरण, घास, पीक, पीक यानी फसल। इसके बाद है शेत, शेत के लिए दूसरा लफ्ज़ है मड़ा, खेत। साड़ी, साड़ी के दरअसल दो मायने हैं, एक चावल का खेत जो होता है, और वस्त्र यानी पहनने का कपड़ा जो होता है। हिंदू समाज में अक्सर औरतें पहनती है साड़ी, आप लोगों को मालूम होगा, उसके कहते हैं, उससे भी उसका भी नाम होता है। तांदुळाचा शेत, चावल का खेत, यहाँ पर उसकी मीनिंग वही है, इसलिए हमें वही लिखना है। उसके बाद है गालीचे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, गालाचे हो गया था, गालीचे यानी कालीन, उर्दू में कहते हैं कालीन। माणक, पाचू, ये सब क्या है? मण्यांची नावे यानी मोतियों के नाम। ये है शब्दार्थ। अब हम इसके बाद देखते हैं भिन्नार्थी शब्द। भिन्नार्थी शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसके और बहुत सारे मायने होते हैं। इनमें सबसे पहला है ओढ़ा। ओढ़ा का मीनिंग है नदी, और इसके अलावा नदी और मन यानी दिल, दो इसके मीनिंग होते हैं। दूसरा है वाटे, रास्ता, विभाजन, विभाजन यानी हिस्से करना, किसी चीज़ के हिस्से करना। अनुभव नहीं यानी एहसास होना, किसी चीज़ को एहसास होना, उसको भी वाटने कहते हैं मराठी में। तो ये वाटे के तीन मायने हुए। साड़ी नंबर 3, वस्त्र, तांदळाचे शेत, वस्त्र यानी लिबास। चौथा घोड़ा, घोड़ा होने, जमा होने, एक जगह पे जमा होना। और दूसरा घोड़ा का मतलब होता है वर्तुळ, गोल आकाराची वस्तू, यानी गोल शक्ल की चीज़ को भी घोड़ा कहते हैं। तो ये हो गया इसके अल्फाज मायने। अब इसको जो है ये सारी बात चीज़ें आपको अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है।